नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग शानदार हो गए। ये वीडियो देखो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हम लोग टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर का पार्ट 1 ला चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम लोग 21st रूल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो और उसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो डू वॉच इट, पहले उसे देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा अच्छे से कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। पहले भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े, उस पर बेस्ड हम लोगों ने कंसेप्ट देखे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या तरीका होता है, और हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ड्यूरिंग द सेशन देखे थे। आज के सेशन में अगेन हम लोग टॉप 20 रूल्स देखने वाले हैं। ये टॉप 100 सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रूल नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर है। फटाफट से देखते हैं क्या है रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स रूल। क्यों फेवरेट है आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक ऐसा रूल है जो हर एग्जाम में देखने को मिला है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि देखो भाई, आप लोग वो हिंदी बैकग्राउंड से हो तो आपको यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सब पढ़ने में सेम दिखते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है कहाँ पे अ फ्यू यूज़ करना है, कहाँ पे द फ्यू यूज़ करना है। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर देंगे, अच्छे से आपको बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे कि कहाँ पर हम इन तीनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। पहली बात तो ये कि ये यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए। इसके लिए यूज़ होता है भैया काउंटेबल नाउन, जिसे भी आप काउंट कर सको। ये डिनोट करता है किसी नंबर को, नंबर दैट मीन्स अगेन वही काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके पास मात्रा में ज्यादा नहीं हो। दैट मीन्स वो क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया मैनी का। अब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस क्या होता है उसे हम सेंटेंस के थ्रू समझे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आज मेरे को भूख लग रही थी, मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए 2 पराठे। कितने पराठे बनाए भैया? मैंने लेट से आलू के पराठे बनाए मैंने, ठीक है। ये आलू के पराठे बनाए हैं मैंने बढ़िया टेस्टी घी लगा के, ठीक है। अब फॉर फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड आ गई और बोले कि यार मुझे भी भूख लगी, मुझे भी खाना है। अब आप बताओ, मेरे पास सिर्फ 2 ही पराठे हैं, मुझे भी भूख लग रही है, क्या मैं अपने पराठे उसके साथ शेयर कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। दैट मीन्स मेरे पास जो पराठे हैं ना वो ना के बराबर है। क्या है भाई? ना के बराबर है, ठीक है। आई हैव फ्यू पराठास, आई कैन नॉट शेयर इट विथ एनीवन। मेरे पास कितने पराठा है? बस फ्यू पराठा, 2 पराठे, फ्यू पराठा। मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। हियर द सेंस इज पॉजिटिव, नहीं, यहाँ पर आप इसे चेंज कर लेना। हियर द सेंस इज नेगेटिव एंड दस यू इज यूज्ड। याद रखना, जब भी आपको सेंटेंस पढ़ के सेंस समझ में आए कि यहाँ पे कोई नेगेटिव बात हो रही है, मैं किसी के साथ पराठा शेयर नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है? नेगेटिविटी बता रहा है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? फ्यू यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है आई हैव अ फ्यू पराठास वी कैन ईट टुगेदर। लेट्स से मैंने नेक्स्ट डे 2 की जगह 5 पराठे बना लिए। बोला चलो आज हम 5 पराठे बनाते हैं। अब मेरी फ्रेंड आई, बोले मुझे भी खाना है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी हाँ भैया आप खा सकते हो, क्यों? क्योंकि मेरे पास अब आज थोड़े से ज्यादा पराठे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। दैट मीन्स चीज क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ऑफ यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया? अ फ्यू। यहाँ पर फ्यू का यूज अगर करोगे तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट यूज क्या है यहाँ पे? फ्यू, अ फ्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके खा सकते हो, सेंटेंस का सेंस है पॉजिटिव। अब द फ्यू क्या होता है भाई? द फ्यू पराठास आई लेफ्ट फॉर यू हैज बीन ईटन बाय हर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोला था आप आ जाना, मैं आपको पराठे खिलाऊंगी, बट मेरी फ्रेंड आई और उसने 5 पराठे खा लिए। तो मैं क्या बोलूंगी? जितने भी पराठे मैंने रखे थे आपके लिए वो मेरी फ्रेंड ने। यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है? वॉट एवर देयर इज, मतलब जितना भी है वो सारा का सारा। द फ्यू यूज होता है जो भी है वो सारा का सारा। याद रखना, फ्यू यूज होता है नेगेटिव के लिए, ऑफ यू यूज होता है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में, और द फ्यू का मतलब होता है जितना है वो सारा का सारा। आई होप आपको अच्छे से तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। रूल नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और देखते क्या है। लेस एंड फीवर, इनके बीच में भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते भैया। याद रखना, लेस डिनोट करता है क्वांटिटी को, दैट मीन्स मात्रा। मात्रा मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी क्या हो? अनकाउंटेबल हो, जिसे आप काउंट ना कर सको। और फीवर डिनोट करता है नंबर को। अगेन नंबर मतलब क्या?
जिसे आप काउंट कर सको, संख्या, है ना। तो याद रखना फ्यूअर का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जिसे आप गिन सको, और जिसे आप गिन नहीं सको उसके लिए आप यूज करते हो लेस। ठीक है, जैसे इधर लिखा है एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिखा है भैया, नो फ्यूअर देन 50% वर किल्ड। अब मैं बोलूँ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, तो आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है और पर्सन्स को हम काउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे फ्यूअर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देर आर नो फ्यूअर देन 5 liters ऑफ वाटर इन द जग। अब मैं बोलूँ वाटर कैसा नाउन है, तो आप सभी को पता होगा ये अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, एक वाटर दो वाटर, इसे आप मेजर जरूर कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे फ्यूअर नहीं होगा, यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, लेस। देर आर नो लेस देन 5 liters ऑफ वाटर इन द जग। याद रखना दोनों के बीच में डिफरेंस, फ्यूअर काउंटेबल के लिए, लेस अनकाउंटेबल के लिए। नेक्स्ट रूल अगेन आप लोगों का, जैसे मैंने आपको फ्यू अ फ्यू द फ्यू बताया था, सेम रूल आपका अप्लाई होता है लिटिल अ लिटिल द लिटिल में। बस जो मेजर डिफरेंस है वो किसका है भैया, फ्यू अ फ्यू द फ्यू ये यूज होते थे काउंटेबल के लिए, लिटिल अ लिटिल द लिटिल ये किसके लिए यूज होते हैं भैया, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, अनकाउंटेबल। सेम कंसेप्ट, लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, दैट मीन्स न के बराबर, कोई चीज बिल्कुल जरा सी हो। जैसे मैं बोलूँ मेरे को चाय पीना है ना, अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, मेरा मन हो गया चाय पीने का, बट मैंने देखा कि भैया चाय तो आधा कप पड़ी थी, अब आधा कप में मैं क्या ही चाय बनाऊंगी, है ना। सिर्फ आधा कप मिल्क पड़ा था मेरे पास, तो आधा कप मिल्क में मैं क्या ही चाय बनाऊंगी। दैट मीन्स ना के बराबर कोई चीज हो गई, ना के बराबर नेगेटिव सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है तो आप यहाँ पे लिटिल यूज करेंगे। देयर इज लिटिल मिल्क, मिल्क देखो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है इसलिए हमने यहाँ पे लिटिल यूज किया, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या यूज करते, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, अगर कोई काउंटेबल नाउन होता तो। नेक्स्ट है अ लिटिल मीन्स सम डू नॉट मच। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ बट ज्यादा नहीं, है ना। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, हम कहते हैं ना थोड़ा ज्ञान हानिकारक होता है, थोड़ा दैट मीन्स उसके पास थोड़ा तो है, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, अ लिटिल यूज किया है। अब लिखा है द लिटिल, द लिटिल का यूज होता है, द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना है वो सारा का सारा। द लिटिल मिल्क दैट इज इन द पॉट में बी यूज्ड फॉर द पेशेंट, जो लिटिल मिल्क है पॉट में वो आप पेशेंट के लिए यूज कर सकते हो। अब जो मिल्क पॉट में रखा हुआ है वो सारा का सारा आप पेशेंट के लिए यूज कर सकते हो। अगेन आप लोगों को याद रखना है सेम कंसेप्ट, फ्यू अ फ्यू द फ्यू किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए, लिटिल अ लिटिल द लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। याद रखना एग्जाम में इस पे बेस्ड कहीं बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, स्टूडेंट हर बार कंफ्यूज होते हैं। एक बार इस छोटे से कंसेप्ट को अपने दिमाग में घुसा लो, आगे कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एल्डर ओल्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखो एल्डर और ओल्डर ये दोनों ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, आप सभी को ही पता है। राम इज ओल्डर देन ऑल बॉयज ऑफ दिस एरिया। तो फिर डिफरेंस क्या होता है भैया इन दोनों में, तो डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप पूरी कम्युनिटी में से बात करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में सबसे बड़ा लड़का कौन है, राम है, तो राम पूरी सोसाइटी के लोगों में से क्या है, सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर हम राम के लिए ओल्डर यूज करेंगे। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी, ओल्डर के साथ आप हमेशा देन लगाते हो, क्या लगाते हो, देन। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, राम इज ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस। आ रही बात समझ में। अब आपको जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल दूं, इधर मैंने लिखा दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, आप बोलोगे नहीं मैम इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्डेस्ट यूज कर लिया। याद रखना ओल्डेस्ट आपका थिंग्स के लिए भी यूज होता है और पर्सन के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पर हम ओल्डेस्ट यूज करेंगे, सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, क्या। एल्डर यूज होता है मेंबर ऑफ फैमिली के लिए, जैसे मैं बोलूँ मेरे घर में मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो मैं क्या बोलूंगी, माई ब्रदर इज एल्डर टू, सुरेश इज माई ओल्डर ब्रदर, ये गलत हो गया, यहाँ पे आपको क्या लिखना था, एल्डर। जब भी फैमिली की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर सिस्टर इस टाइप का वर्ड आपको कंसीडर दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे ELDER वाला एल्डर यूज करना होता है,
ध्यान रहे एग्जाम में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज। रूल नंबर 25। 25 नंबर रूल क्या है? नॉर्मली देन इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। आप सभी को पता है हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम इज टॉलर देन श्याम, क्या बोलूँ मैं? राम इज टॉलर देन श्याम। तो यहाँ पे मैंने टॉलर कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज किया है? देन यूज किया है। लेकिन कुछ वर्ड्स है, कौन से वर्ड्स है? सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, इन सभी के साथ आपको देन का यूज नहीं करना होता है, आपको किसका यूज करना होता है? टू का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कहीं बार एग्जामिनर ने पूछा है, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो, सारी एग्जाम में इस रूल को मैंने देखा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इन सारे वर्ड्स को अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, पढ़ लेना, घोट लेना अपने दिमाग में। इनके साथ हमेशा आपको क्या यूज करना होता है? टू। शैली इज जूनियर देन वर्ड्सवर्थ। अगेन जूनियर के साथ क्या आएगा? आप प्रेफर रीडिंग देन स्लिपिंग। नहीं भैया, आप प्रेफर आ गया है तो प्रेफर के साथ आप टू यूज करते हो, देन यूज नहीं करते हो। रूल नंबर 26। When a comparison is made by using a comparative followed by then, the word other must be used to exclude the thing compared। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कथा लिखी है। अब इस कथा को ना मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। कथा को देखकर परेशान मत होना है ना, इस कथा को अभी जरा शॉर्टकट में आपको मैं बता देती हूँ। इधर लिखा है ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस सेंटेंस में मैं ऐसा लिख लेती, ही इज, मैं यहाँ पे लिख लेती, क्या हो गया? यहाँ पे मैं लिख लेती अगर ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन। लेट से मैं सेंटेंस ऐसे लिख देती, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन। तो मुझे बताओ क्या ये करेक्ट होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि एक लड़का है, उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ बाकी मर्दों के साथ, है ना? बाकी मर्दों के साथ मैं उसे कंपेयर कर रही हूँ, बाकी लड़कों के साथ मैं उसे कंपेयर कर रही हूँ। तो मुझे उन बाकी लड़कों की कैटेगरी में से उस लड़के को तो अलग करना पड़ेगा ना, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगी ना। अब देखो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उस क्लास में एक लड़का है राम, ठीक है? राम सबसे क्या है? टॉलर है, टॉलर है क्लास में। अब मैं बोलूँ राम इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। अब जितने भी लड़के हैं उस बॉयज की लिस्ट में राम का भी नाम है। अब मैं राम का कंपैरिजन बाकी लोगों के साथ तो कर सकती हूँ, लेकिन राम का कंपैरिजन राम के साथ हो सकता है क्या? ये तो भाई एब्सर्ड बेहुदी बात हुई। तो मुझे क्या करना होता है? इन बॉयज की लिस्ट में से राम को एक्सक्लूड करना होता है, बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने की वजह से ही यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, क्या? अदर। ऑल्दो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इट्स जस्ट मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ ग्रामर के। आप लोगों ने कहीं पर भी अगर इंग्लिश पूरा अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होगा कि कहाँ पर हम लोग कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कौन से टॉपिक का? एडजेक्टिव का। मैंने अपनी एडजेक्टिव की क्लास जब ली थी तब आपको बहुत सारे रूल्स के थ्रू ये चीज़ समझाई थी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अब बिगनिंग लेवल पर है और उसने अभी तक ग्रामर के कंप्रीहेंशन के वोकैब के कुछ भी सेशंस नहीं अटेंड किए और वो पूरी जीरो से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। इंग्लिश में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल टॉपिक वाइज डिस्कस कराई है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक सारे रूल नहीं पढ़े, नहीं समझे हैं, तो एक बार जरूर आप हमारे कोर्स को परचेस करके देख लेना। अगेन आ जाते हैं टॉपिक पे। इधर लिखा है ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे एनी मैन लिखा होता तो फिर भैया गड़बड़ हो जानी थी, क्या जी? नेक्स्ट, इन सम केसेस द कंपैरिजन इज सबल एंड मस्ट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन। किसी किसी जगह पे कंपैरिजन बहुत सबल होता है ना? सबल मतलब क्या? ऐसा सबल कि आपको पढ़ने में सेंटेंस तो बिल्कुल सही लगेगा लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं गलती होगी, तो आपको ध्यान रखना होता है। अब क्या ध्यान रखना होता है? जरा ध्यान से सेंटेंस के थ्रू समझो। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन गया। यहाँ पे बात हो रही है रांची के क्लाइमेट की, किससे भैया? गया के क्लाइमेट से। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है क्लाइमेट ऑफ रांची का, किससे? क्लाइमेट ऑफ गया से। बट यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट गया लिख दिया। अब गया का कंपैरिजन आप क्लाइमेट ऑफ रांची से कर रहे हो। क्या आप किसी की नाक का कंपैरिजन किसी के कान के साथ कर सकते हो क्या?
नहीं भैया, ये तो कुछ अजीब सी बात हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, आप रांची के क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हो गया से, एक सिटी से कंपेयर कर रहे हो। नहीं भाई, हमको क्लाइमेट ऑफ गया यूज करना है ना। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ होता, द क्लाइमेट ऑफ रांची, क्या लिखा होता, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया, तो बात पूरी सही होती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन गया, तो ये आपका सेंटेंस हो गया रॉन्ग। इसकी जगह पे आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया। क्या लिख सकते हो, बेटर देन दैट ऑफ गया। आप चाहो तो दैट ऑफ यूज कर लो, या तो फिर क्लाइमेट ऑफ यूज कर लो, दोनों चीज क्या होगी, करेक्ट होगी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला। अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने दैट ऑफ यूज कर लिया है। हम सीनरी ऑफ कश्मीर की बात कर रहे हैं, किससे, शिमला से। दैट मीन्स जो कश्मीर की ब्यूटी है ना, वो ज़्यादा सुंदर है शिमला से। तो यहाँ पे हमने दैट ऑफ लिखा है। अगर यहाँ पे दैट ऑफ नहीं लिखा होता तो अगेन हमारा सेंटेंस हो जाता इनकरेक्ट, गलत हो जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में कहीं बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपका ट्रेड्स होते हैं प्लूरल, तो वहां पर आप दोज ऑफ यूज करते हो। जैसे इधर लिखा है, द क्लोथ्स ऑफ डीसीएम आर बेटर देन दोज ऑफ मफातल। ठीक है, यहाँ पे दो कंपनीज की बात की जा रही है, दो कंपनीज के क्लोथ्स की डिस्कशन की जा रही है कि किसके बेटर है। तो यहाँ पे देखो, क्लोथ्स प्लूरल हो गया, तो हमने यहाँ पे दैट ऑफ नहीं, क्या यूज करा है, दोज ऑफ। ठीक है, मैनी अ इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैनी अ। अब आप खुद ही सोचो, किसके लिए यूज होता है भैया, इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज होता है। इंडेफिनिट प्लस इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ये चीज आप लोगों ने आर्टिकल में पढ़ी होगी। जब अ यूज हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल यूज हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है आगे वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे मैनी अ मैन वर्ब नहीं होगा, मैनी अ मैन वॉज ड्रोन्ड इन द सी। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हम, मैंने इधर लिखा मैनी अ बॉय गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज इन टाइम। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, सभी लोग कमेंट में लिख के बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। मुझे इसको सही करके कमेंट में लिख के देना। ठीक है, यानी अ बॉय गो टू कॉलेज इन टाइम में देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स मुझे इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट कह रहा है भैया, अगर आपका सब्जेक्ट में आ रहा है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आ रहा है, तो आपको वर्ब क्या लिखनी है, सिंगुलर। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा इसलिए क्योंकि द नंबर ऑफ डिनोट करता है किसी भी निश्चित मात्रा को, निश्चित संख्या कह लो, मात्रा कह लो। जब भी आप निश्चित क्वांटिटी की बात करते हो तो वहां पर आप यूज करते हो द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, क्या ये करेक्ट है, आप बोलोगे नहीं मैडम, आर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स की संख्या है ना, वो क्या है, कम है। स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, कम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, कम है। तो ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखोगे। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में क्या होता है, क्या, अ नंबर ऑफ, तो फिर आप उसे कंसीडर करते हैं प्लूरल। अ नंबर ऑफ बुक्स इज मिसिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, और कभी कभी अ नंबर ऑफ के अलावा लिखा हुआ आ जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट, अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो याद रखना, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद आप नाउन तो यूज करते हो प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होती है ना, वो भी प्लूरल होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित मात्रा बता रहा है। क्या बता रहे भैया, सॉरी अनिश्चित बता रहा है। क्या बता रहे भैया, अनिश्चित मात्रा बता रहा है। अनिश्चित मतलब हमें नहीं पता, अनसर्टन है। जब अनसर्टन है तो 10 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, 1000 भी हो सकते, हमको नहीं पता है ना। तो इसलिए हम इसे प्लूरल मानते हैं, और इनके साथ वर्ब भी आती है प्लूरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Okay, next is when, as well as, along with, together with, no less than, in addition to, and not with. Join two subject, the verb will be according to the first subject. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट कह रहा है कि जब भी ये सारे वर्ड यूज होते हैं तो इनके बाद जो आप वर्ब यूज करते हो ना, वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हो भैया, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, कौन कौन से, राम और स्टैंड फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आप वर्ब यूज करोगे ना, वो किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये
ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब यूज होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम सिंगुलर था तो यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। टीचर सिंगुलर था तो आपने यहाँ पे वॉज यूज किया, जो कि आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। पढ़ते हैं आगे। रूल 31 क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिए। अ ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन एंड अ प्लूरल वर्ब। अब आप खुद ही ध्यान से देखो, मैं बोलूँ अ ग्रेट मैनी, ग्रेट भी आ गया, मैनी भी आ गया। मैनी के बाद आप सभी को पता होगा हम हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं। ये प्लूरल नाउन हो गया, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आप क्या यूज करोगे, प्लूरल। सिंपल सी चीज, रटने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, आप उसको जितना ज्यादा समझोगे उतनी ज़्यादा आपको आसान लगेगी। बट फिर भी पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स रटते रहते हैं। रटने की ज़रूरत ही नहीं, आप चीज़ों को समझो, समझो और जानो। जानोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ पर प्लूरल यूज़ करना है, कहाँ पर सिंगुलर यूज़ करना है। आगे आगे बढ़ो। नेक्स्ट रूल कहता है, इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस के थ्रू समझो। इधर रमेश और आई आर। अब देखो, इधर और से हमने दो सब्जेक्ट कनेक्ट किए, एक सब्जेक्ट ये हुआ, दूसरा सब्जेक्ट ये हुआ। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इधर और के साथ हम जो भी वर्ब यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट नियर होता है। नियर दैट मीन्स ये है, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करोगे। तो आप मुझे खुद ही बताओ, आई के साथ आप इज, एम, आर क्या यूज करते हो। आप कहोगे मैम एम यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे एम यूज करना था, सिंपल सी चीज। नेक्स्ट लिखा है, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज रीडिंग। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वन ये है, सब्जेक्ट टू ये है। आपको नीदर नॉर में हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग क्या यूज करनी होती है, वर्ब यूज करनी होती है। ये प्लूरल है तो यहाँ पर आपको प्लूरल आर यूज करना था। क्या यूज करना था भैया। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। When two singular nouns joined by and point out the same thing or person, the verb will be singular. Very very important. कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे लिखा है ब्रेड एंड बटर, वैसे मैं बोलूंगी स्लो एंड स्टडी, राइज एंड फॉल, हैमर एंड सिकल, राइज एंड करी। ये सब कुछ फ्रेजेस है जो साथ में यूज होते हैं, भले ही उनके बीच में एंड लगा हुआ है, लेकिन वो फ्रेजेस हमेशा साथ में चलते हैं। तो उन्हें आप एंड की वजह से प्लूरल नहीं मानोगे भाई, उसे आप सिंगुलर ही कंसीडर करोगे और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे। जैसे इधर लिखा है क्या, ब्रेड एंड बटर मेक अ गुड ब्रेकफास्ट। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी आपने सिंगुलर यूज किया है। वैसे ही द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑन लीव। अब क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, मुझे बताओ। इज ऑन लीव, द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑन लीव, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे इधर मैंने लिखा राइस एंड करी, राइस एंड करी। अब मुझे आप लोग बताओ, इज आएगा कि आर आएगा। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश या राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। आप बोलोगे मैडम इज आएगा, क्या आएगा। नेक्स्ट रूल कहता है, वन ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल नाउन आफ्टर इट। अभी जब सेंटेंस स्टार्ट किया था तब भी मैंने आप लोगों के सामने बोला था वन ऑफ माई फेवरेट्स रूल, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। तो वन ऑफ, आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट तभी करोगे ना जब आपके पास एक से ज्यादा चीज होगी। सिंपल सी बात है, रटना है ही नहीं। सिलेक्ट आप तभी करोगे जब आपके पास एक से ज्यादा चीज होगी। तो वन ऑफ किसमें से, प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद हमेशा आप कौन सा नाउन यूज करते हो भैया, प्लूरल नाउन यूज करते हो। ठीक है। लेकिन जो वर्ब होती है ना वो होती है सिंगुलर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे एक की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, एक के अकॉर्डिंग होगी। जैसे इधर एग्जाम्पल लिखा है क्या, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ। वन ऑफ के बाद इंपॉर्टेंट डेज लगा दिया, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने, इधर एग्जाम्पल लिखा, लेट्स से वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज वॉज या वर लेबोरियस। लेबोरियस मतलब परिश्रमी। जो बॉयज थे, वन ऑफ द बॉयज, उन बॉयज में से जो एक बॉयज था वो क्या था, लेबोरियस था। एक बॉयज की बात हो रही है, बट ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, वॉज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूज ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। अब देखो, ध्यान से देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो ये हमेशा साथ साथ में चलते हैं, है ना। ये चड्डी बड्डी यार है,
इनके बाद आप लोगों को हमेशा सेम चीज यूज करनी होती है। अगर बट ऑल्सो के बाद आप वर्ब में आईएनजी यूज कर रहे हो तो यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी यूज करना है। अगर आप यहाँ पे एडवर्ब यूज कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको एडवर्ब यूज करना है। तो सेम चीज यहाँ पे इधर क्या लिखा है कि नॉट ओनली कम्स फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग। बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है फॉर कोचिंग, दैट मीन्स नॉट ओनली के बाद भी फॉर स्विमिंग होना था। इसकी जो पोजीशन है वो हो गई गलत। आपको कम्स को उठा के लिखना है पहले। ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग द। याद रखना बट ऑल्सो के बाद जो चीज होती है उसको देखकर हम लोग नॉट ओनली में चेंजेस करते हैं भाई। आ रही बात सभी को समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। स्कार्सली एंड हार्डली आर फॉलोड बाय व्हेन बिफोर एंड नॉट देन। ये कंजंक्शन का कंसेप्ट है, याद रखना है। स्कार्सली और हार्डली इनके बाद आप चाहे तो व्हेन या तो बिफोर यूज कर सकते हो, देन का यूज नहीं करोगे। जैसे इधर लिखा है आई हैड स्कार्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। अब क्या ये आपका सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पे व्हेन यूज किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे व्हेन की जगह पे देन दिया हुआ होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रही होगी यहाँ तक की बात। डू इज फॉलोड बाय गेट एंड नॉट बाय बट। अब ये वाला कंसेप्ट कह रहा है कि डू के बाद आप हमेशा क्या यूज करते हो? येट बट यूज नहीं करते हो। डू ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। एग्जाम में आप इस तरीके से भी सेंटेंस लिख सकते हो, डू ही इज पुअर, हालांकि वो पुअर है बट इज। अगर आप यहाँ पे येट का यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉमा लगा रहे हो ना, तो भी आपका सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट ही माना जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन येट की जगह पे बट आ गया तो फिर आपका सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट। टू ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। चाहे तो आप कॉमा यूज कर लो या तो कॉमा के साथ येट यूज कर लो। नेक्स्ट रूल कह रहा है नो सूनर के साथ देन। जैसे हार्डली स्कार्सली के साथ वैन बिफोर आता है, वैसे ही नो सूनर के साथ देन आता है। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड। व्हेन नहीं, यहाँ पे क्या आना था? देन। क्या आना था? देन। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि नो सूनर के बाद जो करेक्ट फॉर्म्स होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट या तो पास्ट इंडेफिनिट। दैट मीन्स आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे या फिर सिंपल पास्ट टेंस। अब जैसे इधर लिखा है नो सूनर हैड आई एंटर्ड। हैड आई एंटर्ड ये आपका पास्ट परफेक्ट चल रहा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर सिंपल पास्ट होना चाहिए था। तो सिंपल पास्ट में स्टैंड आएगा कि स्टूड, तो आप बोलोगे मैडम स्टूड आएगा। क्या आएगा भैया? स्टूड आएगा। लेफ्ट के साथ हमेशा शुड आता है, इसके साथ आप कभी भी माइट, वुड, वुड ये सब यूज नहीं करते हो। रीड रेगुलरली लेस्ट यू शुड फेल। रेगुलरली पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अगर यहाँ पे शुड की जगह पे वुड होता तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। वैसे ही मैं बोलूँ आपसे क्या? वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल, तो सेंटेंस सही है क्या? नहीं भैया, माइट नहीं, क्या आएगा? शुड। ये हमेशा पेयर है, याद रखना, चड्डी बड्डी याद है ना। कंजंक्शन में आपको पेयर्स का ही ध्यान रखना होता है, नथिंग एल्स। ओके, आज की क्लास का लास्ट रूल है क्या? सच इज फॉलोड बाय एस। सच के साथ आप एस फॉलो करते हो कब? जैसे इधर लिखा है ही सच अ राइटर दैट एवरीबडी शुड रीड हिज। वो ऐसा राइटर है जो उसकी सारी बुक्स उसको रीड करनी चाहिए। ही सच अ राइटर दैट एवरीबडी। अब यहाँ पे देखो सच के बाद उन्होंने दैट लगा दिया, गलत है। यहाँ पे सच के बाद आपको क्या लगाना था? एज। अब सच के बाद आप दैट भी यूज करते हो लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जैसे इधर क्या लिखा है द एक्सटेंट ऑफ द डिजास्टर वॉज सच दैट द अथॉरिटीज वर क्वाइट अनेबल टू कूप। जो डिजास्टर का एक्सटेंट था, मतलब जो डिजास्टर तबाही की वो इतनी ज्यादा थी कि अथॉरिटीज उसे कूप नहीं कर पाई, उसे मैनेज नहीं कर पाई। सच के बाद आप दैट तब लगाते हो जब आप इन्फेसाइज करते हो किसी चीज के रिजल्ट पे, और यहाँ पे आप किसी रिजल्ट की बात कर रहे हो, है ना, तो आपने सच के साथ क्या लगाया? दैट। लेकिन जब आप सच के साथ एस कब यूज करते हो? जब आप किसी का कंपैरिजन करते हो, है ना, तो याद रखना यहाँ पे सच के बाद दैट और यहाँ पे सच के साथ एस। एक और एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ रही हूँ, बताना क्या होगा यहाँ पे। इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट। मुझे बताना है यहाँ पे दैट आएगा एस। आई स्टॉप्ड वॉकिंग। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, सभी लोग मुझे कमेंट में इसका जवाब देना कि यहाँ पे दैट आएगा कि एस आएगा।
सेशन एंड करते हैं उससे पहले आपको बता दें हमारा इंग्लिश का कोर्स है जो कि आपको मिल जाएगा रूट एप्लीकेशन पे। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इस बैच में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट है और 1 साल की वैलिडिटी भी है। ये कोर्स उन सारी एग्जाम्स के लिए वैलिड है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। हमने खुद एसएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो हमें पता है अच्छे से कि एग्जाम स्टूडेंट्स को किन एरियाज में कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इस बैच में हमने चीज़ें उसी तरीके से पढ़ाई है सो दैट आपको कुछ भी इशू ना हो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को कवर करने में। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। जल्दी मिलेंगे, सभी को गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।